तो आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल नॉलेज कैप्सूल। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दोस्तों, देश में शायद इसकी कोई और मिसाल नहीं हो। बॉलीवुड की फिल्में भी इसके सामने थोड़ी फीकी ही पड़ जाएगी। एक वो केस जिसके चलते पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, 2 इंस्पेक्टर, 3 एपीआई, एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक कैबिनेट मिनिस्टर का भाई और एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, इनकी ही गिरफ्तारी हुई थी इस केस की वजह से। और इस केस का पैमाना इतना बड़ा था कि कोई एक स्टेट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स इसमें थे। सीबीआई ने ही शायद 48 केसेस पे इस पे स्टडी किया था और ओवरऑल एफआईआर्स जो रजिस्टर्स हुए थे, कोर्ट में गए थे, उसकी तादाद थी लगभग 250, मेजरली इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इस कहानी में मर्डर भी है, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी जुड़ गई थी आगे। और सबसे बड़ी बात है, आज लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं, लेकिन कोई एजेंसी, सीबीआई या कोई स्टेट एजेंसीज, अलग अलग स्टेट्स की एजेंसीज़ ने भी इसमें इंक्वायरी की थी, इंस्पेक्शन किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन आज तक ये स्कैम में कितना अमाउंट इन्वॉल्व था ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता। और इसके साथ तो काफ़ी और कहानियाँ भी जुड़ी है। एक तो सबसे रोचक कहानी ये थी कि एक पर्सन हाई कोर्ट पहुँच गए थे और कह रहे थे कि 1992 से 2002 तक इंडिया में जितनी भी कोर्ट मैरिजेस हुई है उसे कैंसल, नल एंड वॉइड कर दिया जाए। रीज़न बीइंग कि जिस स्टैम्प पेपर पे वो मैरिजेस रजिस्टर हुए थे वो स्टैम्प पेपर ही फेक था, तो मैरिज भी फेक हुआ। तो ऐसी भी कहानियाँ इस केस से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दोस्तों अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी की, और कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा स्कैम है आज तक का, तो भी इंडिया में, क्योंकि अभी तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आज ये सबसे बड़ा ही स्कैम माना जाता है, जिसका अमाउंट हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 1 लाख करोड़ तक का था। तो चलिए शुरू से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर है इसमें मिस्टर अब्दुल करीम तेलगी, टू बी स्पेसिफिकली अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी। इसका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1961 को कर्नाटका के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम था खानापुर। और पिताजी लाड साहब तेलगी इंडियन रेलवेज़ में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। परिवार में 3 बच्चे थे, अब्दुल करीम तेलगी और इनके 2 भाई, रहीम तेलगी जो बड़े थे और अजीज़ तेलगी जो इनसे छोटे थे। तो मंझोले भाई थे अपने अब्दुल करीम तेलगी। और ये अब्दुल करीम तेलगी की उम्र लगभग 7-8 साल होगी, तभी इनके पिताजी लाड साहब तेलगी का देहांत हो गया डायबिटीज़ के चलते। तो घर की माली हालत तो काफ़ी ख़राब थी। तो शरीफ़ी भी जो इनकी माताजी थी, इनके साथ फिर मतलब 3 बच्चे और इनकी माँ रेलवे स्टेशन के पास एक रेडी लगा के, जिसको हम ठेला लगा के फल, वेजिटेबल्स ये सब बेचती थी। कुछ पेंशन भी आती थी लाड साहब की, कहते हैं कुछ 60 रुपये पर महीना। तो हालत तो घर की ख़राब ही थी और जैसे जैसे चल रहे थे। और इसी वक्त फिर अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी 10th पास की खानापुर से ही। फिर उन्होंने 1984 में बीकॉम की डिग्री भी ली थी और इसी समय रेलवे कैंटीन में कभी वेटर का काम कर लिया। तो जो भी काम मिल रहा है ये अब्दुल करीम के भी करता था। ग्रेजुएशन के बाद अब्दुल करीम तेलगी की कह सकते हैं कि वो खानापुर कर्नाटका छोटे शहर शहर भी नहीं कह सकते, कस्बे में थे। तो वहाँ से उनके कदम बढ़े मायानगरी की ओर। उस वक्त का बॉम्बे, अभी का मुंबई। वहाँ पे फिर पहले फिलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब की करीब 2-3 महीने, लेकिन वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था। इसके लिए अब्दुल करीम तेलगी को वहाँ से भगा दिया। फिर एक लॉज में मैनेजर की जॉब पकड़ी। इसी में फिर जो लॉ उस लॉज के ओनर थे, उनकी जो साली थी, उनसे उनकी पहचान हुई और 19 अप्रैल 1987 को अब्दुल करीम तेलगी और शाहिदा बेगम का निकाह हुआ। निकाह के बाद और दोस्तों 90s का दौर ऐसा चल रहा था कि जिसमें एक
होड़ सी लग गई थी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने की। वहाँ पे जॉब्स थे, तो यहाँ पे जिनको जॉब्स नहीं मिलते थे या जो थोड़े एजुकेशन में कम थे, तो वहाँ पे प्लम्बर, रिपेयरर, ऐसे बहुत सारे जॉब्स गल्फ़ में थे। और एक होड़ सी लग गई थी इंडिया के नौजवानों में कि गल्फ़ में जाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो अब्दुल करीम तेलगी ने भी अपना सिक्का आजमाने के लिए सऊदी अरब जाना पसंद किया। 2-3 साल वहाँ रुके, लेकिन कुछ काम बना नहीं। तो फिर ये बंदा वापस आ गया मुंबई में। और जब ये 2-3 साल ये गल्फ़ कंट्री जाना आना ये सब हुआ, तो अब्दुल करीम तेलगी के दिमाग में एक आइडिया आया कि ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। तो फिर मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में एक छोटी सी दुकान से उसने अपना मैन पावर कंसल्टिंग का बिज़नेस चालू किया। तो दोस्तों होता ये था कि जो लोगों को जाना होता था सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ में, उनको पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो थे वो छोटे गाँव से आते थे, कस्बों से आते थे, तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनका इमिग्रेशन, वीज़ा, ये सब चक्करों में उनको काफ़ी परेशानी होती थी। तो यहीं से अब्दुल करीम तेलगी का पहला जालसाजी का किस्सा शुरू होता है। तो अब्दुल करीम तेलगी ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, अलग अलग गवर्नमेंट के स्टैम्प्स, ये वो सब डॉक्यूमेंट्स फेक फेक बना बना के, इमिग्रेशन करवा के, ये सब करके, सब सेटिंग लगा के लोगों को गल्फ भेज दिया करता था। तो 2-3 साल काफ़ी अच्छा बिजनेस चला, काफ़ी पैसा भी कमा लिया। लेकिन कुछ 3 साल बाद ऐसा हो लगा कि ये जो अब्दुल करीम तेलगी के ऑफिस के थ्रू लोग जाते थे, उनका कहीं इमिग्रेशन अटक जाता था, कहीं वीज़ा नहीं मिलता था, रिजेक्ट हो जाता था, डिलेस काफ़ी हो जाते थे। तो फिर वो लोग इसके पास पैसे मांगने आ जाते थे रिफ़ंड, कि भैया तुमने ऐसा किया है, फेक डॉक्यूमेंट्स किए हैं। तो इसी टाइम पे अब्दुल करीम तेलगी का एक नाम भी हुआ था क्रॉफर्ड मार्केट में, जो फिक्सर या जुगाड़ू कहते थे, क्योंकि ये सब जुगाड़ जुगाड़ करके तुमको भेज जाना है तो भेज ही देंगे। लेकिन ये 3-4 साल तक ये चला, लेकिन बाद में फिर वो जालसाजी मिलना चालू हो गया अलग अलग केसेस में। तो फिर उनके ऊपर एफआईआर हुई, और फिर अब्दुल करीम तेलगी को पुलिस ने खानापुर से अरेस्ट किया। लगभग दिसंबर 1993 की बात है, खानापुर से अरेस्ट हुआ, इसके ऊपर फ्रॉड फॉर्जरी के केसेस लगे। और मुंबई में एक जगह है एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन, तो एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन की जेल में इनकी रवानगी हो गई। इसी एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में पहले से एक बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड था। ये हमारी कहानी का दूसरा किरदार है, जो एक स्टॉक ब्रोकर था। और स्टॉक ब्रोकर में फेक शेयर सर्टिफिकेट्स और ये सब काम करता था, और वो भी फॉर्जरी के केस में इसी एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में जेल में था, जिसका नाम था राम रतन सोनी। तो अंदर ये दो जालसाजों की फिर जेल में ही जन्म हुआ सबसे बड़े स्टैम्प कैंडल का। तो ये राम रतन सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी को बताया कि देखो भैया, ये स्टैम्प्स का बिज़नेस है, गवर्नमेंट का इस पर ध्यान होता नहीं है, और ये इतना बड़ा स्कैम हो सकता है कि हम एक पैरेलल इकोनॉमी तक खड़ी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसको बताया कि जो पुराने स्टैम्प्स है, वो पुराने स्टैम्प्स को कैसे इरेज किया जाता है, रीराइट करके फिर उसको नए स्टैम्प बोल के बेचा सकता है। तो इन दोनों ने जेल में ही डिसाइड कर लिया कि हम छूटते हैं तो भैया हम लोग यही काम चालू करेंगे। फिर दोनों जेल से छूट गए। करीबन 1994 में ही ये लोग रिहा हो गए, केसेस ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फॉर्जरी वगैरह का केस था, तो 2-3 महीने में बेल पे या किसी तरह से ये लोग छूट के आ गए। उस समय 1993-94 की बात हम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में स्टैम्प वेंडिंग का लाइसेंस बनता था। तो एक बार मैं आपको स्टैम्प्स का थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि जो स्टैम्प्स होते हैं, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स होते हैं, एडेसिव स्टैम्प्स होते हैं, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 5,000 का, 5,000 का, आप लोगों ने देखे होंगे, कभी कहीं आपने यूज़ भी किए होंगे। तो मैरिज से लेके डिवोर्स तक, व्हील तक, कोई प्रॉपर्टी भी खरीदना है, गिफ्ट डीड करना है, तो हर जगह स्टैम्प लगता है। तो बेसिकली ये स्टैम्प्स जो होते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है। हम स्टैम्प्स खरीदते हैं, पैसा गवर्नमेंट को जाता है, और इसके लिए स्पेशलाइज गवर्नमेंट की प्रेस होती है। जैसे नासिक में प्रेस है, या महाराष्ट्र में नासिक में है, हैदराबाद में है। तो यहाँ पे ये स्टैम्प्स का प्रिंटिंग होता है, फिर गवर्नमेंट को दिया जाता है, और फिर लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स के थ्रू वो पर्टिकुलर स्टेट्स में ये बेचे जाते हैं। तो महाराष्ट्र में उन दिनों लाइसेंस लेने के लिए, जो ये स्टैम्प वेंडर लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन के बाद करीबन 3 से 4 साल लग जाते थे। 4 साल तक मिलते थे, और 4 साल के बाद आपको लाइसेंस मिलता था, और वेंडर का कमीशन काफ़ी कम होता था। वो स्टैम्प जो बेचते थे, अगर 100 रुपये का स्टैम्प मिलता था, आपको 2-2.5 रुपये मिलते। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने तो तय कर लिया था, राम रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी दोनों ने, कि हमें तो इसी बिज़नेस में काम करना है। तो फिर इन्होंने देखा कि अरे यार, ये वेंडर एप्लीकेशन के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है। तो अब इनकी मुलाकात हुई हमारे और एक किरदार, और ये काफ़ी रोचक किरदार है, अनिल गोटे। अनिल गोटे उन दिनों रिपोर्टर हुआ करते थे, पत्रकार हुआ करते थे मुंबई में, लेकिन इनकी ख्वाहिशें काफ़ी बड़ी थी। इनको राजनीति में जाना था, और आगे बने भी है, एमएलए भी बने, लेकिन उन दिनों वो पत्रकार हुआ करते थे और राजनीति में अपने पाँव जमाने की कोशिश करते थे।
उसी चक्कर में इनके मंत्रालय में काफ़ी मिनिस्टर्स और सबसे पहचान थी। तो अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात होती है अनिल गोटे से, और अनिल गोटे के थ्रू श्री विलासराव जी देशमुख, लेट श्री विलासराव जी देशमुख उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर के महाराष्ट्र के। तो अनिल गोटे, और फिर अनिल गोटे रिकमेंड करता है कि अब्दुल करीम तेलगी है तो इनको स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस चाहिए तो जल्दी दिलवा दीजिए। तो विलासराव देशमुख उसको एंडोर्स करते हैं, और ये स्टैम्प वेंडिंग का लाइसेंस इशू होता था सुप्रिंटेंडेंट ऑफ स्टैम्प से। तो विलासराव देशमुख ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अनिल गोटे एक एंडोर्स कर देते हैं, और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स उस समय हुआ करते थे श्री RL मोपलवार। तो मोपलवार के पास एक केस जाता है, और देखिए ये चक्र कैसे घूमता है। जिस लाइसेंस के लिए 3 से 4 साल लगते हैं वो लाइसेंस अब्दुल करीम तेलगी को सिर्फ 3 महीने में ही मिल जाता है। तो जनवरी 1994 या मार्च 1994 समवेयर इनको ये स्टैम्प पेंटिंग का लाइसेंस मिल जाता है, और फिर इनका बिजनेस चालू होता है। तो पहले तो ये असली स्टैम्प ही लेते, असली स्टैम्प ही बेचते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग पुराने जो स्टैम्प्स कहीं से जुगाड़ के लाते थे उसमें फिर इरेज करके रीराइट करके वो स्टैम्प्स बेचते थे। और ये पूरा कॉरपोरेट टाइप इन्होंने बना के रखा था, जो कंपनी बनाया था कॉरपोरेट टाइप था। इस BCom ग्रेजुएट्स को हायर किया, उनको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बनाया, और जो बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे स्टैम्प्स ज़्यादा लगते हैं जैसे SBI है, LIC है, लॉयर ऑफिसेस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिसेस है, वहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जाते थे और ज़्यादा कमीशन में लेते थे, मतलब डिस्काउंट ज़्यादा देते थे। अगर दूसरा स्टैम्प वेंडर जिससे आप अभी ले रहे हो 2% आपको डिस्काउंट देता है, हम 4% देंगे, 5% देंगे, और ऐसा करते थे। फिर ये स्टैम्प का डिलीवरी करने के लिए कोई और जाता था, मतलब ये टीम सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगी, दूसरी टीम डिलीवरी का काम करेगी, और इन्हें पता नहीं होता था कि हम फेक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और जो स्टैम्प्स देते थे उसमें क्या करते थे ये लोग, 25% तो ओरिजिनल रखते थे, 75% ये फेक वाले लेके बेच देते थे। तो लगभग कुछ मई 1995 की बात है, मुंबई में एक लॉ फर्म हुआ करता था, आज भी है, पूर्णानंद एंड कंपनी, काफ़ी मशहूर लॉ फर्म है। तो इनको अर्जेंटली कुछ 16 या 17 लाख स्पेशल अडेसिव स्टैम्प्स की ज़रूरत थी। इनके कुछ क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर उनको चाहिए था। तो कुछ एक 16-17 लाख रुपए के नॉन अडेसिव स्टैम्प्स इनको चाहिए थे। और ये उस ज़माने में अडेसिव स्टैम्प्स सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज मिलते, रेवेन्यू ऑफिसेज। इनके कुछ काउंटर्स होते थे, एक्सटेंडेड सेल काउंटर, जैसे बांद्रा में था, मुंबई में था, तो ऐसे वहीं वहीं से मिलता था। तो लेकिन इनको अर्जेंटली चाहिए था। तो ये अब्दुल करीम तेलगी के कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव राकेश शर्मा, ये 29 मई को पूर्णानंद एंड कंपनी के एक पार्टनर थे मनीष शांतिलाल पारेख, जो खुद लॉयर भी थे और पार्टनर भी थे, उनसे मिलता है और कहता है कि ठीक है हम अरेंज करवा देंगे आपको, कल मतलब 30 मई को हम आपको इतने इतने स्टैम्प्स दे देंगे, हमारी वहाँ पे पहचान है, हमको मिल जाते हैं। तो उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है। तो 30 मई को दूसरा बंदा, अभी वो था कि मार्केटिंग वाले का काम हो गया, अभी डिलीवरी वाला बंदा आएगा। तो डिलीवरी वाला बंदा आता है और वो अपना दिलवा देता है। टू बी एग्जैक्ट अमाउंट 16,58,500, 16,58,500। तो 30 मई को ये स्टैम्प्स विद डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन ये जो थे मनीष शांतिलाल पारेख, जो खुद एक लॉयर थे और फर्म भी लॉ का था, तो उन्हें पता था कि जब भी कोई हम स्टैम्प्स खरीदते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिस से हमें एक रिसीट मिलती है। और जो ये स्टैम्प्स डिलीवर करके गया था बंदा, उसने उसमें जो लिखा हुआ था प्रिंट पे कि वो उसका सेल हुआ है एक्सटेंडेड सेल काउंटर ऑफ बांद्रा। तो अगर एक्सटेंडेड सेल काउंटर बांद्रा के रेवेन्यू ऑफिस से अगर ये आपने खरीदे है 16,58,500 के, तो ऑफिस एक रिसीट देता है। तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे रिसीट दे दो। तो वो एग्जीक्यूटिव ने कहा चलो ठीक है मैं हमको कल देता हूँ। लेकिन ये कल 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 करते उन्होंने कभी दिया नहीं, क्योंकि रीज़न यही था कि ये जो स्टैम्प्स थे वही तो जाली थे, तो जाली स्टैम्प की रिसीट कहाँ से लाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस से। तो ये बात पारेख साहब को थोड़ा डाउट लगा, तो उन्होंने एक्सटेंडेड सेल काउंटर बांद्रा में कॉन्टैक्ट किया। तो वहाँ से पता चला कि इस डेट को 29 में और 30 में को इस पर्टिकुलर नाम से 16,58,500 स्टैम्प्स हमने दिए ही नहीं थे। तो पकड़ा गया। तो फिर मनीष पारेख गए, कंप्लेंट कराने गए सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प, जो कि मोपलवार साहब ही थे। और एक चीज़ इसमें मैं आपकी, जो मोपलवार ने इनको जल्दी ही स्टैम्प लाइसेंस दिया था, तो कहते हैं मतलब तेलगी ने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में कहा था कि मोपलवार ने तब हमसे 5 लाख रुपए लिए थे एज अ ब्राइब, लेकिन वो कोर्ट में फिर स्टैंड नहीं हुआ, CBI में स्टैंड नहीं हुआ, मोपलवार को छोड़ दिया गया। तो वापस आते हैं अभी। तो ये कंप्लेंट कर दी है पारेख ने पूर्णानंद एंड कंपनी पार्टनर के कि हमें फिक्स टाइम दिए गए हैं, और इसी के बेसिस पे मोपलवार जो सुप्रीम ऑफ स्टैंड उन्होंने 2 काम किए। एक तो इमीडिएटली अब्दुल करीम तेलगी का जो लाइसेंस था स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस, उसको कैंसिल कर दिया।
ठीक है, विथ इमीडिएट इफेक्ट, एंड एक एफआईआर कर दी अब्दुल करीम तेलगी के नाम पे कि ऐसा ऐसा इसने काम किया हुआ है। तो फिर ये केस चालू हुआ और पुलिस अभी ढूंढ रहे हैं इनको अरेस्ट करने के लिए, अब्दुल करीम तेलगी को। और अब्दुल करीम तेलगी को पता चल गया था कि अभी अरेस्ट तो होना ही है, तो इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक इंटरिम बेल एप्लीकेशन डाल दी। बेल का हम कभी आगे पढ़ेंगे, बेल होती है, इंटरिम बेल होती है बाद में। इंटरिम बेल इस इस केस के लिए हम सिर्फ देखते हैं कि इंटरिम बेल होती है जो अरेस्ट होने से पहले ही होती है। मतलब आपको पता है कि अभी हम अरेस्ट करने वाले हैं, तो उसके पहले ही हम कोर्ट में जाके बेल लेते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरिम बेल। तो उनके इंटरिम बेल के लिए इन्होंने अप्लीकेशन डाल दिया अब्दुल करीम तेलगी ने, क्योंकि अब तक अरेस्ट नहीं हुए थे लेकिन इनको पता था कि अभी मुझे अरेस्ट होने वाला है। तो इन्होंने अप्लीकेशन डाल दी और उसका हियरिंग फिर शेड्यूल किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और हियरिंग का डेट था 15 नवंबर 1995, 15 नवंबर 1995 को इनके कोर्ट में हियरिंग था। अब यहाँ पे पुलिस ने वाटर टाइट केस बनाया था, मतलब काफ़ी सेक्शंस एंड एवरीथिंग ऐसे थे कि पुलिस को एक कंफर्म पता था कि इसको इंटरिम बेल तो नहीं मिलने वाली है, और इसको इंटरिम बेल नहीं मिलेगी तो हम बॉम्बे हाई कोर्ट से ही इसको अरेस्ट कर लेंगे। तो काफ़ी पुलिस फोर्स वहाँ पे थी अवेलेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में कि बस इसकी इंटरिम बिल की एप्लीकेशन की हियरिंग होगी। हाई कोर्ट तो रिजेक्ट करेगा ही, बिकॉज सेक्शन हमने काफ़ी वाटर टाइट केस बनाया है, और हम वहीं से इसको उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन एक सस्पेंसफुल तरीके से, एक रोचक तरीके से ये हियरिंग उस दिन, जैसे 12 बजे की हियरिंग थी, 11 बजे अब्दुल करीम तेलगी कोर्ट में आया और 11:30 बजे अचानक गायब हो गया हियरिंग के पहले ही। अब कोर्ट भी देखती रही। अब जब हियरिंग आई तो कोर्ट के सामने अब्दुल करीम तेलगी था ही नहीं। तो कोर्ट ने काफ़ी तीखी टिप्पणी भी की पुलिस के ऊपर कि आप इतने सारे पुलिस हो, ये बॉम्बे हाई कोर्ट और यहाँ से एक आदमी, और आपने कभी तस्वीर देखी होगी तो आप देखोगे भी अब्दुल करीम तेलगी वाज वेरी हेल्दी, काफ़ी थुलथुला सा आदमी था, आलसी जैसे दिखने वाला। तो ये आदमी यहाँ से भाग गया, गायब हो गया। तो ये बात थी 1995 की, 15 नवंबर 1995। और मज़े की बात तो देखिए, ये बंदा जो भाग गया इसके ऊपर केस है, एफआईआर है, इसको अरेस्ट करना है। 2001 तक, मतलब 6 साल तक ये बंदे को मुंबई पुलिस ने कभी अरेस्ट ही नहीं किया, इसको फिजिटिव कर दिया भगोड़ा। और 2001 में भी जब ये पकड़ा गया तो ये कर्नाटका में पकड़ा गया, महाराष्ट्र में। मतलब महाराष्ट्र पुलिस ने 1995 से 2001 6 साल तक ये बंदे को पकड़ा ही नहीं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें काफ़ी पुलिस इन्वॉल्व थी, आगे केस भी हुई। जो हमने पहले देखा, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, काफ़ी हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स ये केस में थे इन्वॉल्व। तो शायद इसमें भी ऐसा कहा जाता है कि उसको हाई कोर्ट से भगाने में भी पुलिस ने मदद की थी। तो ये बात होगी 1995 में, फिर ये भाग गया। अब तो ये अंडरग्राउंड हो गया। और उसके बाद इसने देखा, और इसी टाइम पे राम रतन सोनी जो थे और अब्दुल करीम तेलगी, इनके बीच में भी काफ़ी दरारें आ गई। तो इसके ऊपर केस भी होगा, राम रतन सोनी को और केस नहीं चाहिए था अपने ऊपर, वो स्टॉक ब्रोकर भी था। तो फिर इन्होंने अपनी अलग अलग रास्ते देख लिए। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के दिमाग में ये बात थी कि स्टैम्प से हम पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं देश में, अपनी खुद की। तो इसने बोला अभी महाराष्ट्र में तो लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया फिर, अलग अलग स्टेट में, जैसे ज़्यादातर आंध्रा, हैदराबाद, तब आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, इंदौर में अपने ऑफिस चालू किए। मोडस ऑपरेंडी से वहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को ये लोग हायर करते थे और उनके थ्रू फिर अपना काम फैलाते थे। और वहाँ के किसी रेसिडेंट जो इनका ही पार्टनर होता था उसके नाम पे वो वहाँ पे वेंडर लाइसेंस भी ले लिया करते थे, और वहाँ से फिर अपना जालसाजी का काम चालू करता था। और यहाँ से जो है ये काम लगभग 97 98 का था, 95 15 नवंबर को ये वहाँ से भाग गया कोर्ट से। फिर 96 से इसने चालू किया, 97 98, और ये 1998 के बाद ये अलग ही लेवल पे चले गया था काम। क्योंकि इस टाइम पे ये बंदे ने, कहते हैं 1997 एंड 1998 से स्टैम्प प्रिंट ही करना चालू कर दिया डायरेक्ट। मतलब वो रीराइट इरेज कुछ नहीं करना, अपने ही स्टैम्प प्रिंट करना और डायरेक्टली स्टैम्प प्रिंट करके भेजो। तो इसमें तो फिर इतनी कहानियाँ, इतना पैसा कमाया। हम देखेंगे आगे आगे और भी कहानी है, बहुत रोचक है, बहुत इंटेंस है। तो कुछ मैं ग्लिम्स देता हूँ आपको कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो इस केस में गिरफ्तार हुए थे, जिनकी मंथली सैलरी 9,000 थी, और जब उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 9,000 महीने वाले आदमी की। एक टोपास बार था मुंबई में, टोपास, और वो टाइम पे मुंबई में डांस बार काफ़ी चलते थे। तो टोपास बार में एक रात में मतलब 2000, 31 दिसंबर 2000 के जो नाइट ईव होती है, उस रात में कई करीब 5 से 6 घंटों में या 4 से 5 घंटों में अब्दुल करीम तेलगी ने एक बार डांसर पे 93 लाख रुपए उड़ा दिए थे। कुछ लोग 1 करोड़ कहते हैं, लेकिन 93 लाख रुपए एक कुछ घंटों, मतलब इतना पैसा इसने कमाया होगा आप सोच नहीं सकते हैं। और क्या ग्रैंड्योर था,
और पूरे देश में इसके स्टैम्प मतलब पैरेलल इकोनॉमी इसने खड़ी कर दी थी। तो ये वाली कहानी का पार्ट हम देखेंगे अगले एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और इसका दूसरा हिस्सा हम जल्दी आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए हम बताइए कहानी आपको कैसे लगी, और कुछ आपको इसमें एक्सप्लेनेशंस, डाउट्स या कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट हियर, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।